आज से करीब 4716 दिन पहले 20 जून 2011 को फर्स्ट टाइम वन पीस के अंदर जॉय बॉय को मेंशन किया गया था, जिसके बाद धीरे धीरे करके उसके बारे में नई इन्फॉर्मेशन सामने आती गई एंड फाइनली आफ्टर ओवर अ डेकेड हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन सामने आई कि जॉय बॉय वन पीस वर्ल्ड के अंदर पहला पायरेट था जिसने सी के ऊपर सफर करना शुरू किया था। लेकिन क्या तुम लोग जानते हो कि ओडा सेंसेई ने कहा था कि वन पीस के एक पायरेट शो होने के बावजूद भी आज तक उन्होंने कोई भी आई पैच वाला कैरेक्टर ड्रॉ नहीं किया है, जिसका रीजन देते हुए उन्होंने ये कहा कि वन पीस के फाइनल सागा में एक ऐसा आई पैच वाला कैरेक्टर आएगा जिसको ड्रॉ करने के लिए खुद ओडा सेंसेई भी काफी ज्यादा बेताब है एंड इस कैरेक्टर के सामने आते ही वन पीस का एंड काफी ज्यादा नजदीक होगा। सो नाउ आई बिलीव कि यहाँ पे ओडा सेंसेई जॉय बॉय की बात करते हैं जो कि वन पीस का फर्स्ट पायरेट था जिसको हम आई पैच वाले डिजाइन के साथ देखेंगे। ऑल्सो इट माइट साउंड अब्सर्ड बट आई बिलीव जो जॉय बॉय था वो आउटर स्पेस से बिलोंग करता था। ये क्या बात करता है यार। ओके इसको हम वीडियो में आगे देखेंगे जहाँ पे वन पीस की एक सर्टेन डिटेल के बारे में बात करूंगा जो कि आउटर स्पेस से रिलेट करती है। सो वीडियो को शुरू करते हैं जो कि प्योरली फोकस करने वाली है एंशिएंट किंगडम, जॉय बॉय एंड मदर फ्लेम वेपन के ऊपर, जहाँ पे वीडियो का एंड तो भाई ऐसा होगा कि तुम लोग भी बोलोगे सबसे पहले बात करते हैं नीका, जॉय बॉय एंड अपने लूफी की, जहां जो ऑफिशियल ट्रांसलेशन थे वन पीस चैप्टर 1114 के उसमें भाई जैसे वर्ड्स को फ्रेज किया गया है उसके अकॉर्डिंग ये तीनों अलग अलग पर्सन है और तीनों ही डिफरेंट टाइमलाइन से बिलोंग करते हैं। सन गॉड नीका वाज लाइक सम काइंड ऑफ लेजेंडरी या फिर माइथोलॉजिकल फिगर जिसको एल्बाफ के अंदर गॉड कंसीडर किया जाता है, जो कि एक रियल पर्सन हो भी सकता है या फिर नहीं भी, बट लेट्स से कि वो रियल पर्सन था क्योंकि समहाउ 900 साल पहले ये बिलीव किया जाता है कि जो जॉय बॉय था उसके पास नीका की तरह स्ट्रेटजी पावर्स थी जो कि उसे डेल फूड को खाने से मिली होंगी, जो कि एंशिएंट किंगडम के अंदर बना था जहां पे जॉय बॉय रहा करता था। और ये जो पर्टिकुलर डेल फ्रूट है वो नीका की टेल्स को सुन के ही उसके बेसिस पे डिजाइन किया गया होगा, जिसकी वजह से इसका नाम है 人人のみ幻獣種モデルニカ तो तुम कह सकते हो कि करंटली लूफी के पास जो पावर्स हैं और फॉर्म है वो तो सन गॉड नीका का है, लेकिन उस डेल फूड के अंदर जो विल है वो जॉय बॉय की रही होगी, जिसकी वजह से हितोनोमी मॉडल नीका लूफी के हर्ट से कनेक्ट होके ड्रम्स ऑफ लिबरेशन साउंड को प्रोड्यूस करता, जो कि वॉइड सेंचुरी के टाइम पे जॉय बॉय करता था। और इसी हर्ट बीट साउंड की वजह से जुनेशा को लगा कि लूफी ही जॉय बॉय है जो कि वापस लौट के आया है। ऑल्सो हम जॉय बॉय की बात कर रही है तो आई स्टिल बिलीव कि जॉय बॉय एक निकनेम या फिर एक टाइटल है जो कि लूफी में पास डाउन हुआ है और जॉय बॉय का रियल नेम कुछ और रहा होगा, बट ड्यू टू हिज नेचर ऑफ स्प्रेडिंग हैप्पीनेस अमंग पीपल एंड स्माइल ऑन हिज फेस, जो कि लोगों के लिए मुश्किल समय में आशा की किरण का काम करती होगी, ही वाज निकनेम्ड एज जॉय बॉय, जो कि उस समय में काफी पॉपुलर हो गया था। सो फाइनली अब टाइम आ गया है आउटर स्पेस के सफर पे जाने का, जहाँ पे हम ट्रेस बैक करेंगे एनरो के उसी पाथ को जिसको फॉलो करके वो फेरी वियर को यूज करके जहाँ पहुंचा था मून पे। अब इस चीज के बारे में जानने के लिए हमें जाना होगा एनरो की स्पेशल साइड स्टोरी पे, जो कि चैप्टर 428 से कवर पेज में फीचर होना स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे हम एनरो को मून पे एक प्लेस को एक्सप्लोर करते हुए देख सकते हैं वेयर वी फाउंड आउट अबाउट द मून सिविलाइजेशन एंड द सिटी ऑफ बिरका, जहाँ पे विंग्ड पीपल लाइक स्काईपियंस रहा करते थे अलॉन्ग विद सम साइबॉर्ग लाइक एनिमल्स जिनको ऑटोमाटा के नाम से जानते हैं, जिनको इन्हीं विंग्ड पीपल ने क्रिएट किया था, जो कि सजेस्ट करता है कि ये लोग काफी नॉलेजेबल थे, लेकिन मून के ऊपर लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से ये लोग एक ब्लू प्लैनेट की तरफ चले गए थे जो कि सपोजिटली अपना वियर था, और मे बी ये लोग स्काई आइलैंड या फिर एक ऐसी जगह पे जिसको हम करंटली एंशिएंट किंगडम के नाम से जानते हैं वहां पे इन लोगों ने रहना शुरू कर दिया था। सो आई बिलीव जॉय बॉय का इनके साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो हो सकता है, जहाँ पे मे बी जॉय बॉय इन्हीं में से एक हो, जहाँ पे हमने इस कवर स्टोरी के अंदर मून में भाई स्पेस पायरेट्स को भी देखा था। एंड यहाँ पे एक शो है कैप्टन हार्लॉक स्पेस पायरेट के नाम से, जिसका जो मेन कैरेक्टर है वो एक आउटर स्पेस का पायरेट है who wears an eye patch. So Joy Boy being the first pirate with an eye patch sounds very fitting to me. एंड क्योंकि ये लोग लिटरली भाई एक स्पेस क्राफ्ट को क्रिएट कर सकते थे तो इनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो ऑब्वियसली काफी हाई थी और काफी एडवांस थी एंशिएंट किंगडम के मुकाबले में। सो मे भी हो सकता है कि इन लोगों की मदद से जो एंशिएंट किंगडम था वो उस टाइम के मुकाबले भाई काफी एडवांस था। ऑल्सो इसी जब कवर स्टोरी के अंदर एनरो मून को एक्सप्लोर कर रहा था तो एक ऐसी जगह पे जा पहुंचा था जहाँ पे कुछ पेंटिंग्स बनी हुई थी, और इसी पेंटिंग के साइड में हम देखते हैं फ्लेम लाइक ऑब्जेक्ट को जो कि किसी सर्कुलर चेंबर के अंदर था, जो कि मे भी रेफर कर रहा हो ओरिजिनल मदर फ्लेम वेपन को। ऑल्दो काफी लोगों का कहना है कि ये मदर फ्लेम वेपन ही हो सकता है, लेकिन मुझे थोड़े डाउट्स हैं क्योंकि अगर ये सही में मदर फ्लेम वेपन था तो ओडा सेंसेई ने इस ड्राइंग को कंप्लीट क्यों नहीं करा। बात तो सही है। और यहाँ पे हम मदर फ्लेम वेपन की बात कर रही है तो उसके चेंबर में हमने कुछ वर्ड्स देखे थे जो कि थे ए एंड मू। वैसे तो मैं इसकी बात ऑलरेडी कर चुका हूँ जहाँ पे मैंने एटलांटिस और लेमुरिया के बारे में बात करी थी, जिसको भाई लैंड ऑफ मू के नाम से भी जानते हैं, जो कि सपोजिटली ऐसे किंगडम या फिर कॉन्टिनेंट थे जो कि हिस्ट्री से इरेज हो गए थे या फिर ओशन के अंदर डूब गए थे, जैसे हमारे करंट वन पीस की सिचुएशन है, जहाँ पे बिलीव किया जाता है कि ये जो दो किंगडम थे वो भाई काफी एडवांस थे जो कि भाई सन की पावर को यूटिलाइज कर सकते थे। और एक फेमस ऑथर जेम्स चर्चवर्ड ने इसके बारे में काफी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं, जैसे कि द लॉस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ मू, द कॉस्मिक फोर्सेस ऑफ मू एंड द सीक्रेट सिंबल्स ऑफ मू, जहाँ पे जो मू वर्ड है वो ईमो से रिलेट करता है क्योंकि ईमो अपने आप को मू कह के रेफर करता है या फिर करती है। बट इसी ए एंड मू वर्ड का एक सिमिलर एग्जांपल
एग्जांपल एक ऐसे शो के अंदर मिलता है जिसको वन पीस का एक काफी मेजर इंस्पिरेशन सोर्स माना जाता है, जिसका नाम है द मिस्टीरियस सिटीज ऑफ गोल्ड। Thanks to the power of the sun, which they had learned how to control, the people of Hiva led peaceful lives and prospered. At the same time, another civilization, Atlantis, existed to the east on the edge of the Atlantic Ocean. जिसके अंदर एटलांटिस और मू के बीच में एक वॉर को शो किया गया है, जो कि एक दूसरा इंटरप्रिटेशन है एंड मू वर्ड का। And this was how those two great civilizations disappeared, engulfed by waves, swallowed up in the oceans to lie at the bottom of the sea forever. लेकिन यहाँ पे बस फर्क इतना है कि जो लैंड ऑफ मू है उसको यहाँ पे हीवा से रिप्रेजेंट किया गया है, जहाँ पे जो एटलांटिस और हीवा है दोनों ही ओशन के अंदर डूब गए थे और वर्ल्ड के अंदर से इनका नामो निशान मिट गया था, जिसका जो मेन रीजन था वो सन की पावर को एज अ वेपन की तरह यूज करना था। वेल अगर तुम्हें वन पीस और इस शो के बीच में कनेक्शन के बारे में जानना है तो यार मुझे कमेंट करके बताओ यार, ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले और मैं इस शो के बारे में अच्छे से रिसर्च कर पाऊँ। वेल अगर तुम्हें वीडियो देखने यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वी आर वेरी क्लोज टू 30 के, तो यार करवा देना। सो अभी आते हैं हम अपने ए एंड मू वाले टॉपिक पे, जहाँ पे जो ए एंड मू है उसका अगर तुम जैपनीज में रीड करो तो आटोमू होता है, यानी कि एटम, जो कि एक पावर प्लांट के अंदर है जिसको फ्यूजन रिएक्टर भी कहते हैं। सो यार साइंस स्टूडेंट थोड़ा समझ गए होंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ इस बात से। सो जब दो एटम आपस में टकराते हैं एक हैवियर एटम फॉर्म होता है, जैसे कि मान लो दो हाइड्रोजन एटम है वो आपस में टकराए तो उनका फ्यूजन हुआ और एक हीलियम एटम फॉर्म हुआ, और यही जो प्रोसेस है वो भाई सन को पावर देती है और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट करती है। जहाँ पे वेगापंक का मदर फ्लेम वेपन को क्रिएट करने का मेन रीजन यही था कि उसको एक ऐसा एनर्जी का सोर्स चाहिए था जो कि कभी खत्म ही ना हो, लेकिन इसी सेम एनर्जी के सोर्स को एज अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी यूज किया सकता है, जैसे कि भाई एटम बॉम्ब्स होते हैं। सो यहाँ पे तुम लोगों ने एक चीज जरूर नोटिस करी होगी, सारी थ्योरीज में एक चीज कॉमन है और वो है भाई अपना सन। सो सन और मदर फ्लेम वेपन के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो यार जरूर है, जिसकी वजह से मुझे लगता है, मुझे क्या यार काफी लोगों को लगता है कि जो लूफी जो कि हनुमान जी के ऊपर बेस्ड है, जिन्होंने भाई बचपन में सन को खाने का ट्राई किया था, तो मे बी लूफी भी यहाँ पे ऐसा ही करेगा और मदर फ्लेम वेपन को खा लेगा, जो कि लूफी को सन की तरह येलोइश फॉर्म प्रोवाइड करेगा। वैसे येलो होता तो नहीं है लेकिन ऐसा ही मान लो तुम, जहाँ पे मे भी ऐसा करके लूफी की जो स्टेमिना प्रॉब्लम है वो भी भाई फिक्स हो जाएगी, क्योंकि हनुमान जी ने सन को खाने का क्यों ट्राई करा था, क्योंकि उन्हें भूख लग रही थी। सो लूफी का यहाँ पे एक्सीडेंटली मदर फ्लेम वेपन को खा के सम काइंड ऑफ मोर पावर्स को गेन करना भाई बेस्ट थिंग होगा, जो कि हम सन गॉड से देख सकते हैं, जो कि हनुमान जी के ऊपर बेस्ड है। लेकिन यहाँ पे हम वर्ड्स की बात करें तो मदर फ्लेम वेपन के ऊपर एक और वर्ड लिखा था जो कि था S108, जहाँ पे भाई हिंदुइज्म, वैदिक कॉस्मोलॉजी और इवन एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी 108 जो नंबर है वो काफी इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, क्योंकि हिंदुइज्म के अंदर इसे देखा जाता है एज अ पोटेंट नंबर जो कि लिंक करता है कॉस्मिक एनर्जी एंड सुप्रीम पावर से, और वही वैदिक कॉस्मोलॉजी के अंदर से माना जाता है बेसिस ऑफ क्रिएशन, जो कि रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्स को और इसकी सारी एग्जिस्टेंस को। एंड एट द लास्ट यहाँ पे 108 को एस्ट्रोलॉजी के अंदर मून, सन और अर्थ से रिलेट करते हैं, जहाँ पे जो डायमीटर ऑफ सन है वो 108 टाइम्स ज्यादा है डायमीटर ऑफ अर्थ के, और वहीं जो सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस है वो 108 टाइम्स ज्यादा है डायमीटर ऑफ सन के, और जो डिस्टेंस है अर्थ और मून का वो 108 टाइम्स ज्यादा है डायमीटर ऑफ द मून के। सो भाई मानना पड़ेगा 108 भाई काफी यार रिलेट कर रहा है अपने वन पीस के अंदर, क्योंकि वन पीस के अंदर भाई जो प्लैनेट्स है वो काफी यार रिलेट करते हैं, जैसे कि अपना सन हो गया, अपना अर्थ में भी ईमू है, अपना जो मून है वो भी ब्लैक बेल्ट है, और जो 5 प्लैनेट्स है वो अपने ग्रो से हो गए, और जो 3 एंशिएंट वेपन्स हैं वो भी भाई प्लैनेट से रिलेट करते हैं। सो भाई आई एम लिटरली अमेज्ड एट हाउ एवरीथिंग मेक्स सेंस इन वन पीस, बट एट द सेम टाइम इट डजंट। वेल यहाँ पे लूफी चाहे मदर फ्लेम को खाए या फिर ना खाए, बट मे भी उसे इसकी जरूरत यार पड़ने वाली है, क्योंकि चैप्टर 1114 के अंदर हमने देखा कि जब सैटर्न मदर फ्लेम वाले रूम के अंदर एंटर किया तो जैसे ही सैटर्न ने अपने डेल्फोर्ड फॉर्म में मदर फ्लेम को देखा, मानो भाई मदर फ्लेम ने उसे हर्ट किया हो, और ऐसा ही कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिला, जिसको तुम इस पैनल के अंदर खुद देख सकते हो, जिसके बाद वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ गया था। सो क्या इसका मतलब ये है कि मदर फ्लेम वेपन कैपेबल है गोरसे को डैमेज करने में उनके डेल्फोर्ड फॉर्म में, क्योंकि लूफी से हम अगर गोरसे की अवेकनिंग को कंपेयर करें तो स्टिल आई बिलीव कि जो फ्लेम क्लाउड्स हैं जो कि लूफी के केस में व्हाइट हैं और गोरसे के केस में ब्लैक है, मे भी कुछ स्पेशल मीनिंग होल्ड करते हैं, या फिर भाई यहाँ पे बस ऐसा भी हो सकता है कि सैटर्न ने मदर फ्लेम की लाइट को देखा हो और थोड़ा ऐसा रिएक्ट करा हो और वो ह्यूमन फॉर्म में इसलिए आ गया हो क्योंकि वो पावर प्लांट को डैमेज नहीं करना चाहता था। बट वेल अब मैं तुम लोगों के आगे ऐसी चीज रिवील करने वाला जिसको देख के तुम लोग भाई एकदम पागल होने वाले हो। सो भाई काफी टाइम से एक थ्योरी चली आ रही थी कि जो जॉयबर और जो ईमू है वो भाई लवर्स हो सकते हैं पास्ट के टाइम पे। तो क्या होगा अगर ये थ्योरी सही में सच हो भाई? आई नो इट मे साउंड सिली, बट मेरी एक फेवरेट मूवी है डोरेमोन की, जिसका नाम है डोरेमोन द मूवी स्टील ट्रूप्स, जहाँ पे 2 कैरेक्टर्स थे, आमू एंड ईमू। आमू एक मेल था और वही ईमू एक फीमेल रोबोट थी, जिसको एक साइंटिस्ट ने क्रिएट करा था, जो कि ह्यूमन के बिहेवियर और उनके अगलियत से परेशान होके एक यूटोपिया बनाने के चक्कर में इन दोनों रोबोट को क्रिएट करा था। वेल यहाँ पे जो आमू और ईमू है वो भाई ए एंड मू से रिलेट नहीं कर रहे। वेल यहाँ पे मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि जो ईमू है वो रोबोट है, बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मे बी जॉयबर जो ईमू है वो सही में लवर्स रहे हो, हमारी तरह सिंगल ना हो।